नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेवा डिजिटल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और आज की हमारे इस चैनल की ये बायोलॉजी की पहली क्लास में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर मानव जनन, इंग्लिश में जिसको अपन बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर किताब का चैप्टर नंबर 2 है और हमारी जो फर्स्ट यूनिट है 12th बायोलॉजी की उसके अंदर अपन पढ़ते हैं जनन के बारे में। सबसे पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स, मतलब पादपों में जनन के बारे में पढ़ते हैं और सेकंड चैप्टर में अपन मानव जनन के बारे में पढ़ते हैं और थर्ड चैप्टर के अंदर अपन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है यानी कि जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। तो अपन सबसे पहले जो जनन है वो मानव जनन की बात करते हैं। मानव जनन क्या होता है, सेकंड नंबर चैप्टर है किताब का और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा चैप्टर है ये। इस चैप्टर के अंदर अपन सीखेंगे कि मानव जनन क्या होता है, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। अब जनन की बात करें तो जनन तंत्रों की बात करेंगे, इसमें नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र की। तो आज के इस लेक्चर में अपन जनन तंत्र ही पढ़ने वाले हैं मेनली। सबसे पहले जाने कि जनन है क्या। देखिए इधर जनन का मतलब है कि सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना, जो अपने लाइक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको अपन क्या बोलते हैं, जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि जनन है वो अपन छोटी क्लासों से पढ़ते आते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है वो आपको भली-भांति प्रकार से पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी ये लेक्चर देख रहा है आई थिंक वो 12th या फिर 12th पास आउट स्टूडेंट रहेगा। तो फिर उसके बाद अलैंगिक जनन में आपको पता है कि एक जनक काम में आता है और लैंगिक जनन में दो जनक काम में आते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है। अब अपन मानव जनन की बात कर रहे हैं तो मानव जनन में आपको पता है कि मानव में जो जनन होता है उसमें एक नर होता है और एक मादा होती है, अर्थात मेल और फीमेल दोनों अलग-अलग होते हैं और दोनों के सहयोग से ही आपका जो संतान उत्पन्न होती है या फिर नया जो जीव है वो बनता है, अर्थात मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। दूसरा, एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला जरायुज प्राणी है। जरायुज, व्हाट इज जरायुज, जिसको अपन विविपेरस या फिर सजीव प्रजक के नाम से जानते हैं। तो देखो आपके पीछे जो स्लाइड है इस पे आप देखना कि जनन या जीवों को जन्म देने के आधार पर जीव है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंड प्रजक जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ओविपेरस, और एक होता है सजीव प्रजक जिसको बोला जाता है विविपेरस। वे प्राणी जो अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस कहते हैं और जो प्राणी सजीवों को जन्म देते हैं उनको सजीव प्रजक कहते हैं। तो या शिशु को जन्म देते हैं तो मानव है वो ऑब्वियसली बात है शिशु को जन्म देता है तो उसको सजीव प्रजक या जरायुज या फिर इंग्लिश में बात करें तो विविपेरस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और अंड प्रजक जो अंडे को देते हैं जैसे मुर्गी है। तो ये लाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन, अपन एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं यहाँ पे। मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला जरायुज प्राणी है और नोट्स आप जो पीछे देख रहे हैं ये हमारे ऑफलाइन बैच के नोट्स है जो अपन ने पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं ताकि आपको कम समय में अपन ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। आपका ज्यादा टाइम है वो अपन नहीं लेंगे, समझ रहे हो बात को। और उसके बाद में एक अगली स्लाइड पे मैंने लिख रखा है लैंगिक द्विरूपता। जो मानव है, मानव में बाह्य लक्षणों के आधार पर अपन देखकर पहचान सकते हैं कि कौन नर है और कौन मादा है। बाह्य लक्षणों के आधार पर अगर आप किसी भी जीव को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन फीमेल है और कौन मेल है, वो कहलाती है लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता में आप नर और मादा में डिफरेंस कैसे करेंगे कि नर के अगर शरीर पर बालों की संख्या ज्यादा होती है, दाढ़ी मूंछों के आधार पर अपन बता सकते हैं कि ही इज ए मेल। एंड अगर फीमेल की अगर बात करें तो अपन जैसे फीमेल में त्वचा है वो उसकी तेलीय होती है, बाल कम होते हैं स्किन पे और जो स्तन ग्रंथियों का विकास अधिक रहता है एज कम्पेयर टू मेल, तो फिर उसको अपन बोलेंगे कि सी इज फीमेल। नर और मादा में बाह्य लक्षणों के आधार पर भेद करना वो कहलाता है लैंगिक द्विरूपता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, मानव में जनन पढ़ना है हमें तो जनन से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं होगी जो आप पीछे देख पा रहे हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है यौवनारंभ। कहने का मतलब है मानव में जन्म से मृत्यु तक कुछ अवस्थाएं होती है। जैसे जन्म होता है मानव का, जन्म से मानव 10 वर्ष की आयु तक वो बाल्य अवस्था होती है, बचपन होता है। फिर दूसरी स्टेज प्रारंभ होती है, उस स्टेज को किशोरावस्था या फिर यौवनारंभ के नाम से जानते हैं, टीन एज के नाम से जानते हैं। इसी एज में मानव जनन करने योग्य होता है। जो नर होता है, नर में 12 से 14 वर्ष की आयु में ये प्रारंभ होता है यौवनारंभ, और मादा में 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। अर्थात फीमेल में जो यौवनारंभ है वो मेल से पहले आता है और यौवनारंभ के बाद ही आप जननी क्रियाओं करने योग्य होते हैं। तो यौवनारंभ के दौरान होता क्या है, यौवनारंभ के दौरान सर युग्मक बनते हैं। युग्मक क्या होते हैं? युग्मक का मतलब नर में शुक्राणु बनता है और मादा में अंडाणु बनते हैं। ये हमारे शरीर में बनने वाले जनन योग्य युग्मक होते हैं। नर में शुक्राणु जिसको अपन इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं और मादा में अंडाणु जिसको अपन ओवम बोलते हैं। तो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु का बनना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को युग्मक जनन या फिर इंग्लिश में गेमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में क्या होता है सर,
जनन करना है, हमें संतान उत्पन्न करनी है। संतान उत्पन्न करने की प्रोसेस में सबसे पहले आपकी एज है वो यौनारंभ होनी चाहिए, अर्थात आप टीन एज के अंदर प्रवेश करेंगे तब आपके अंदर शुक्राणु नर में और मादा में अंडाणु अर्थात युग्मक बनने लग जाएंगे। ये प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। उसके बाद युग्मकों का स्थानांतरण। सर देखो, आपको युग्मकों को मिलाना है आपस में, तो युग्मकों को मिलाने के लिए आपको युग्मक स्थानांतरण करना पड़ेगा, अर्थात नर द्वारा मादा के शरीर में शुक्राणु छोड़े जाएंगे। उस प्रक्रिया को बोलेंगे वीर्य सेचन या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इंसेमिनेशन। उसके बाद की प्रोसेस में क्या होगा, उसके बाद की प्रोसेस में शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, और शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे कहाँ सर, फीमेल बॉडी के अंदर। फीमेल बॉडी के अंदर मिलेंगे, निषेचन, मानव में निषेचन होता है। ये निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का मिलना, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। एंड निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, मादा शरीर के भीतर। मादा शरीर के भीतर नर और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेंगे और एक संरचना का निर्माण करेंगे। इस संरचना को बोलते हैं युग्मनज। ये प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो युग्मनज है, युग्मनज का वृद्धि होगी, युग्मनज की वृद्धि विकास होगा और एक संरचना बनेगी। उस संरचना को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, या हिंदी में कोरक पुट्टी बोलते हैं। वो जो कोरक पुट्टी है, अब वो कोरक पुट्टी मतलब हमारा बनने वाला शिशु, भविष्य का शिशु है, वो जाएगा बच्चादानी में, माता की बच्चादानी या गर्भाशय में। गर्भाशय की दीवार से जाकर वो शिशु है वो चिपक जाएगा। ये प्रक्रिया कहलाती है रोपण या अंतर रोपण। और उसके बाद में वहां पर बच्चे का 9 महीने तक है वो बच्चे का विकास होता है। इस काल को बोलते हैं गर्भकाल या गर्भावधि। और 9 महीने की गर्भावधि के बाद शिशु जन्म लेता है। ये प्रक्रिया कहलाती है प्रसव। तो ये है हमारे चैप्टर की समरी कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसमें देखो क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहले यौनारंभ होगा। यौनारंभ कब होगा, यौनारंभ होगा जो नर है, नर में 13 से 14 या 12 से 14 भी आता है कहीं कहीं। इस दौरान होगा क्या, क्या सिम्टम है, नर में शुक्राणु बनने लग जाएंगे सर। नर में शुक्राणु का निर्माण हो जाना, शुरू हो जाना, ये कहलाता है यौनारंभ का द्योतक है। और मादा में यौनारंभ का द्योतक है कि मादा में आर्तव चक्र शुरू हो जाता है, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है 10 से 12 वर्ष की आयु में। उस दौरान मादा में ये मानते हैं कि मादा क्या हो गई है, जवान, या फिर अपन बोल सकते हैं कि यौनारंभ उसके अंदर प्रारंभ हो गया है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली अगर देखें तो फीमेल के अंदर जो यौनारंभ है वो जल्दी प्रारंभ होता है मेल से। और उसके बाद में अगर अपन बात करें कि और क्या क्या चेंज आते हैं सर इसके अलावा मेल के शरीर पर बालों का विकास हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो बढ़ जाता है, हार्मोन लेवल बढ़ जाते हैं नर और मादा दोनों में। नर के अंदर उग्रता ज्यादा आने लगती है, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ने लग जाता है नर और मादा दोनों का। और मादा की नर की जो आवाज है वो फटने लग जाती है और मादा की जो आवाज है वो पतली हो जाती है। और मादा की आवाज की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा दूर तक जाती है फीमेल की वॉइस एज कम्पेयर टू मेल। और पिच है वो उसकी ज्यादा हो जाती है और त्वचा वो तेलीय हो जाती है। इसके अलावा भी और कई चेंज आते हैं, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। प्यूबिक रीजन यानी कि हमारे जननिक क्षेत्रों में, बगल में, अंडर आर्म्स में हेयर्स डेवलप होने लग जाते हैं। ये कुछ हमारे चेंजेस होते हैं जो हमारे मतलब जनन अवस्था या फिर मैं बोल सकता हूँ यौन आरंभ के दौरान देखे जाते हैं। ठीक है, अब अपन को बात करनी है कि अपन जनन पढ़ना है अपन को, तो जनन पढ़ने के लिए अपन को करना क्या है सर, अपन को युग्मक बनाने हैं। युग्मक मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक कौन होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक कौन होता है, अंडाणु। शुक्राणु को इंग्लिश में बोलेंगे स्पर्म, मादा युग्मक अंडाणु को क्या बोलेंगे अपन, ओवम बोलेंगे। नर और मादा युग्मकों का जो विकास होगा ये ध्यान रखना। कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में, कोशिकाएं विभाजन करती है। विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो जो हमारे शरीर के अंदर सभी कोशिकाएं हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, मान लो आपको चोट लगी है, आपको कुछ भी हुआ है, तो वहां से आप अगर हील हो रहे हो, तैयार हो रहे हो, तो वहां पर हमेशा समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या समसूत्री विभाजन में समान रहती है। केवल और केवल जब हमारे अंदर युग्मक बनेंगे, अर्थात नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनेंगे, तभी कौन सा विभाजन देखा जाएगा, मियोसिस देखा जाएगा, या फिर मैं बोल दूं कौन सा विभाजन देखा जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन देखा जाएगा। ये याद रखना। उसके बाद में देखो, उसके बाद में वाली स्लाइड में क्या लिख रखा है सर, अब अपन को पढ़ना जनन के बारे में है। जैसे अपन अगर पाचन के बारे में पढ़ते हैं तो पाचन तंत्र पढ़ते हैं, और परिसंचरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो हृदय के बारे में पढ़ते हैं, शोषण के बारे में पढ़ते हैं तो हम फेफड़ों की संरचना या शोषण तंत्र की संरचना पढ़ते हैं। तो आज हम जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जनन तंत्रों की संरचना देखेंगे। और जनन तंत्र, नर और मादा के जनन तंत्र दोनों की संरचनाएं, कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज नर जनन तंत्र की, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो नर जनन तंत्र सबसे पहले कहाँ होता है सर, नर जनन तंत्र जो शरीर का श्रोणी क्षेत्र है, श्रोणी क्षेत्र का मतलब हमारे कमर के नीचे वाला पार्ट, कम थाइज के बीच वाला जो पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं श्रोणी क्षेत्र, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है पेल्विस रीजन। इस पेल्विस रीजन के अंदर नर का जनन तंत्र है वो पाया जाता है। इस जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं सर, इस जनन तंत्र में सबसे पहले एक जोड़ी वृषण होते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस।
ठीक है। ये नर के प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल वो होते हैं टेस्टिस या फिर वृषण। उसके अलावा कुछ सहायक नलिकाएं होती हैं, कुछ सहायक ग्रंथियां होती है और एक बाह्य जननांग होता है जिसको सीशन या फिर इंग्लिश में पेनिस कहा जाता है। ये नर के जनन तंत्र के भाग हैं। सबसे पहले एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, बाह्य जननांग। इसमें से जो वृषण है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है वृषण के बारे में। तो जो वृषण के बारे में अगर पढ़ना है हमें, जो मैं बोल रहा हूं वो पीछे की स्लाइड पे सब लिखा हुआ है। आप मेरी बात को ध्यान से सुने और जो पीछे लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लें। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन है वो इसके अंदर कवर है। आपका कोई भी क्वेश्चन है वो इन नोट से बाहर नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखो इधर, यहाँ से अपन सबसे पहले बात करेंगे वृषण की। ठीक है, तो देखो वृषण है वो संख्या में 2 होते हैं नर में, और उन वृषण है वो वृषण शरीर के बाहर होते हैं। देखो मादा में अंडाशय होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं, नर में जो वृषण है वो शरीर के बाहर होते हैं और शरीर के बाहर एक थैलीनुमा आवरण में होते हैं। उस थैलीनुमा आवरण को बोलते हैं वृषण कोश या फिर इंग्लिश में उसको कहा जाता है स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। की नर में जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा आवरण में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश कहते हैं। अब सवाल खड़ा ये होता है कि ये वृषण शरीर के बाहर है लेकिन ये थैलीनुमा आवरण वृषण कोश में क्यों है? इसका रीजन ये है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है कि जो हमारे शरीर का सामान्य तापमान है वो होता है सर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और शुक्राणु उत्पादन के लिए जो तापमान चाहिए ना, शुक्राणु भाई वृषण का काम क्या है? शुक्राणु बनाना। तो शुक्राणु उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपको चाहिए 37 डिग्री से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो उस तापमान को मेंटेन करने के लिए वृषण है वो किसके अंदर लोकेटेड होते हैं? वृषण कोश या स्क्रोटम के अंदर होते हैं। अर्थात शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कम होना चाहिए। ये टेम्परेचर का आंकड़ा याद रखना आप, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। इसीलिए जो वृषण है वो कहाँ होते हैं? सर वृषण कोश के अंदर होते हैं। तो ये सवाल आता है एमसीक्यू में कि वृषण कोश वृषण के तापमान को बनाए रखता है, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम बनाए रखता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं वृषण की संरचना। तो वृषण की लंबाई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। वृषण की अगर अपन चौड़ाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर। वृषण का कलर देखो आप तो पिंक कलर का होता है। और मैंने बोला था कि वृषण है वो वृषण कोश में, ये मान लो वृषण कोश है और ये इसके अंदर है वो वृषण स्थित है, तो एक तंतुनुमा संरचना द्वारा जुड़ा होता है। उस संरचना को किस नाम से जानते हैं सर? गुबर ने कुलम नामक संरचना द्वारा वृषण है वो वृषण कोश से जुड़ा होता है। इस संरचना का नाम भी आपको याद रखना है। अब वृषण की संरचना हमें देखनी है, तो वृषण की संरचना देखने के लिए आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम है वो समझना पड़ेगा। ध्यान पूर्वक देखना इसको। इस डायग्राम में अपन क्या देखते हैं, देखो ये नर जनन तंत्र का आरेखीय निरूपण है। ठीक है, साइड से ले रखा है जो। अब देखो इसके अंदर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले इसको देखो, मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं ताकि आप इजीली इसको फेच कर पाओ। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये अंदर पिंक कलर का ये वृषण है। ठीक है, इस वृषण के बाहर ये जो थैलीनुमा आवरण दिखाई दे रहा है इसको वृषण कोश या फिर इंग्लिश में स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको देखने में समस्या हो सकती है थोड़ी सी, इसकी ब्राइटनेस कम कर देते हैं, तब आपको ये इजीली दिख जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूं कि आप इसको सही देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। देखो डायग्राम को देखो। हाँ, थोड़ी सी ब्राइटनेस का इशू हो सकता है, बाकी ये एकदम ओके है। जस्ट ए मिनट, अब देखना इधर। यहाँ पे जो वृषण है, वृषण वृषण कोश के बाहर किसमें होते हैं सर? उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर का मतलब हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं। और ये वृषण, ये आगे वृषण क्या बनाएंगे सर? अंडा शुक्राणु बनाएंगे, और शुक्राणु बनाने के बाद में ये जो शुक्राणु है वो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या क्या नाम देख रहे हो, यहाँ पे शुक्रवाहक, फिर मूत्राशय, शुक्राशय और मूत्रवाहिनी। मतलब शुक्राणु बनने के बाद में इन नलिकाओं के माध्यम से ये जाएंगे और जाकर है वो किसके अंदर से? मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसको अपनी लैंग्वेज में अपन समझते हैं। ये डायग्राम आई थिंक आपको साफ नहीं दिखाई देगा, आगे देखना, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। इसको भी आप छोड़ें एक बार। देखो हमारे नोट से अपन देखोगे, देखो तो उससे आपको इजीली समझ में आएगा। देखना इधर, ये वृषण है। ठीक है, ये आपका वृषण है, ये डायग्राम आपको इजीली दिखाई देगा। ये हमारा जो वृषण है, इस वृषण के ऊपर कुछ आवरण पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो वृषण होता है, इस वृषण के अंदर 250 कक्ष पाए जाते हैं। कितने कक्ष होते हैं सर? 250 कक्ष होते हैं। इन 250 कक्षों को बोलते हैं वृषण पालिकाएं। क्या बोलेंगे? वृषण पालिकाएं।
ये जो वृषण पालिकाएं होती है, ये वृषण पालिकाएं करती क्या है? वृषण पालिकाओं के अंदर 1 से 3 नलिकाएं होती है। ये जो आप देख रहे हो पीली-पीली, ये है वृषण पालिका। वृषण पालिका यहाँ पर लिख भी रखा होगा। इन वृषण पालिका के अंदर ये जो नलिकाएं देख रहे हो, कहीं पर 1 है, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 250 कक्ष तो वृषण पालिका है और प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं होती है। इन नलिकाओं को किस नाम से जानते हैं? इन नलिकाओं को अपन जानते हैं शुक्रजनक नलिकाओं के नाम से। किस नाम से जानते हैं? शुक्रजनक नलिकाओं के नाम से जानते हैं। इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर आपको कुछ कोशिकाएं मिलेगी, वो भी अपन पढ़ेंगे, जिनको अपन नर जर्म कोशिका बोलते हैं, और एक दूसरी कोशिका होती है सर्टोली कोशिका। कहने का मतलब है उसको भी अपन डिटेल में समझेंगे। आप पहले इतना याद रखें कि वृषण के अंदर है वो 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक कक्ष में नलिकाएं होती है जिन्हें शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? कुछ कोशिकाएं होती है जिनसे शुक्राणु का उत्पादन होता है। शुक्राणु बन गए, वृषण ने शुक्राणु बना दिए, ओके। अब शुक्राणु इस पथ द्वारा आगे बढ़ेंगे, तो शुक्राणु वृषण से निकल कर जाएंगे वृषण जालिकाओं में। किसमें जाएंगे? वृषण जालिकाओं में। वृषण जालिका से निकलकर एक संरचना में जाएंगे, उस संरचना को बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका से वृषण जाएंगे किसमें? अधिवृषण में, और अधिवृषण से फिर किसमें जाएंगे? शुक्रवाहक में। शुक्रवाहक से होते हुए ये वृषण आगे बढ़ेंगे, सॉरी शुक्राणु आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे एक ग्रंथि में जिसका नाम है शुक्राशय, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि और कंदमूत्र ग्रंथि से होते हुए ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं मूत्र जनन मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र जनन मार्ग। क्यों बोलते हैं अभी देखेंगे। अभी आपने केवल इतना जाना कि वृषण के अंदर क्या पाए जाते हैं? 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिकाएं कहते हैं। इन प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें शुक्रजनक नलिकाएं या इंग्लिश में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब देखो एक बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछता हूं मैं आपसे। ये मैंने एक किसी कोचिंग की मॉड्यूल के अंदर देखा था, या ये हो सकता है प्रीवियस ईयर एमसी या फिर नीट का सवाल हो। देखना इधर, एक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। एक कक्ष में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है। तो एक वृषण में कितनी शुक्रजनक नलिकाएं होगी? देखो एक पालिका में 1 से 3, ठीक है। तो एक वृषण में पालिका होती है 250, तो 1 से 3 मतलब 250 से 750। भाई समझ रहे हो ना बात को? तो एक वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं हो जाएगी 250 से 750। अब एक पूरे आपको ऐसे सवाल बन जाए कि एक पुरुष में शुक्रजनक नलिकाओं की संख्या बताओ, तो एक पुरुष में कितने वृषण होते हैं? 2। तो एक वृषण में 250 से 750, 2 में डबल कर दो 500 से 1500। ये किसकी संख्या बताई मैंने? शुक्रजनक नलिकाओं की संख्या बताई। ये एनसीईआरटी से आउट था लेकिन काम का हो सकता है, मैं भी। समझ रहे हो बात को? अब इन शुक्रजनक नलिकाओं में क्या होता है सर? 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। देखो एक होती है नर जर्म कोशिका, इस कोशिका को शुक्रजन कोशिका या फिर स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाना जाता है। ये करती क्या है सर? ये एंड्रोजन, एंड्रोजन मतलब जनन हार्मोन, एंड्रोजन का मतलब होता है जनन से संबंधित हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव से किसका उत्पादन करती है? शुक्राणु का। मतलब आपसे सवाल बनेगा कि शुक्रजनक नलिकाओं की कौन सी कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु बनाए जाते हैं? तो नर जर्म कोशिका या शुक्रजन या फिर स्पर्मेटोगोनिया द्वारा। और ये कौन सा विभाजन करेगी सर? अभी मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया था, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। दूसरा, शुक्राणु बन गए जी, बिल्कुल बन गए। अब शुक्राणु को पोषण भी तो देना है, क्योंकि शुक्राणु को आगे रास्ता तय करना है, मादा के शरीर के अंदर तक जाना है, तो उनको कुछ खाना पीना भी खिलाना पड़ेगा। तो उस खाना पीना खिलाने के लिए आपके पास में एक सेल होती है, सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं, तो शुक्राणुओं को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका को सर्टोली कोशिका कहते हैं। एंड द सर्टोली सेल है उसको अपन नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये स्पर्म को नरिशमेंट देती है, शुक्राणु को पोषण देती है, इसीलिए इसे नर्स सेल भी कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? कौन सी कोशिका है वो शुक्राणु बनाती है? तो नर जर्म कोशिका। कौन सी कोशिका शुक्राणु को पोषण देती है? तो सर्टोली कोशिका। कहाँ होती है? शुक्रजनक नलिकाओं में। शुक्रजनक नलिकाएं कहाँ होती है? वृषण पालिकाओं में। वृषण पालिकाएं कहाँ होती है? वृषण में। वृषण कहाँ होता है? वृषण कोश में। वृषण कोश कहाँ होता है? मानव में, नर में, उदर गुहा के बाहर, शरीर के बाहर श्रोणीय क्षेत्र में। समझ रहे हैं बात को? आगे देखो, शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, मान लो ये वृषण है, वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में कुछ खालिस्तान होता है। इस खालिस्तान को अपन किस नाम से जानते हैं? अंतराली अवकाश। किस नाम से जानते हैं इनको? अंतराली अवकाश के नाम से जानते हैं। इस अंतराली अवकाश के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, उन कोशिका को अपन हिंदी में अंतराली कोशिका या फिर इंग्लिश में लीडिंग कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंतराली कोशिका या फिर लीडिंग कोशिका के नाम से जानते हैं। ये कोशिकाएं नर हार्मोन बनाती है। नर हार्मोन जिसको अपन किस नाम से जानते हैं सर? टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब जनन संबंधित हार्मोन, या फिर इसको हिंदी में पुंजन हार्मोन भी कहते हैं।
ठीक है। नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन बनाती है? लीडिंग कोशिकाएं। कहाँ पाई जाती है? शुक्रजनक नलिकाओं के बीच वाला स्थान होता है अंतरालीय अवकाश, वहां पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक नाम लिख रखा है, ये एलएच के प्रभाव से, देखो दो हार्मोन होते हैं एलएच और एफएसएच, ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं अग्रभाग से। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, वो हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करती है। तो हमारे वृषण से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, उसका नियंत्रण भी पीयूष ग्रंथि कर रही है। कौन से हार्मोन की सहायता से? एलएच हार्मोन की सहायता से। समझ रहे हैं बात को? दूसरी कुछ कोशिकाएं और होती है प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं, ये वृषण में प्रवेश करने वाले कुछ रोग जनकों को नष्ट करके और वृषण के आंतरिक भागों की संक्रमण से क्या करती है बताओ? सुरक्षा करती है। कि भाई वृषण की सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि वृषण शुक्राणु बना रहा है, शुक्राणु हेल्दी बने, अच्छे बने, अच्छा एकदम गोलू मोलू सब अच्छा पैदा हो, तो इसके लिए आपके लिए शुक्राणु एकदम हेल्दी होने चाहिए, तो इसलिए उनकी प्रतिरक्षा भी जरूरी है। तो शुक्राणु बनाने का काम कौन करेगी सर? वो करेगी नर जर्म कोशिका, और शुक्राणु को पोषण देने का काम सर्टोली कोशिका। टेस्टोस्टेरोन कौन बनाएगी सर? लीडिंग कोशिका। और वृषण की जो है संक्रमण से रक्षा कौन करेगी सर? प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं। ये अपने बात की वृषण की संरचना की, ठीक है। अब पुरुष में कुछ सहायक नलिकाएं भी होती है। वृषण बना दिया, वृषण ने क्या बना दिया सर? वृषण ने बना दिया शुक्राणु। अब शुक्राणु को बाहर जाना है, तो देखो शुक्राणु को बाहर जाने के लिए ये रास्ता तय करना पड़ेगा। कौन सा? अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर देखो ये वाला। वृषण ने ये सारे काम कर दिए, जो जो हुआ मैंने आपको बता दिया कौन सी कोशिकाएं क्या करती है। अब वृषण ने शुक्राणु बनाने के बाद में ये शुक्राणु बाहर जाएंगे, तो बाहर जाने के लिए ये पूरा नलिकाकार भाग दिखाई दे रहा है। इस नलिकाकार भाग के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों को अपन बोलते हैं सहायक नलिकाएं। नर की सहायक नलिकाएं। इन सहायक नलिकाओं में सबसे पहले आता है वृषण जालिका। सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे, वृषण से निकलकर शुक्राणु जाएंगे वृषण जालिका में, फिर शुक्राणु जाएंगे शुक्रवाहिका में, और शुक्रवाहिका से जाएंगे अधिवृषण में, अधिवृषण से किसमें जाएंगे? शुक्रवाहक में। तो ये हमारे पास में ये नलिकाकार भाग में 4 क्षेत्र हैं, पहले वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहक, ठीक है। अब इन भागों के क्या काम है सुनना। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर कि जो सहायक नलिकाओं में वृषण जालिकाएं, इसका इंग्लिश में भी नाम याद रखना, रेटिटेस्टिस, शुक्रवाहिका को वास एफरेंसिया, अधिवृषण को एपिडिडाइमिस, और शुक्रवाहक को क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या? सबसे पहले जो वृषण जालिकाएं, देखो शुक्रजनक नलिकाएं ये कहाँ होती है? वृषण के अंदर होती है। और जो वृषण जालिकाएं है ना, वृषण जालिकाएं और शुक्रवाहिकाएं, जो शुरू की 2 नलिकाएं हैं, ये भी कहाँ होती है? वृषण के अंदर ही होती है, इसलिए इनको अंतरावृषण नलिकाएं कहते हैं। अब शुक्राणु वृषण जालिका और शुक्रवाहिका के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे किसमें सर? अधिवृषण में। अधिवृषण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस बहुत ही इंपॉर्टेंट नलिकाकार भाग है। यही वो भाग है जहां पर शुक्राणु परिपक्व होते हैं, जनन करने योग्य होते हैं। शुक्राणु की परिपक्वता निम्न में से कौन से क्षेत्र में होती है? अधिवृषण में होती है। कहाँ होती है? अधिवृषण में। और अधिवृषण में शुक्राणु का अस्थायी संग्रहण होता है। भाई शुक्राणु जा रहा है शरीर को छोड़कर, एक मिशन पर जा रहा है अंडाणु से मिलने, तो उसको 7 दिन का रेस्ट कहाँ मिलेगा सर? वो थोड़े दिनों का रेस्ट है, उसको मिल जाएगा अधिवृषण में। अस्थायी संग्रहण होता है। शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान होती है, क्योंकि शुक्राणु को आगे चलकर जाना है, तो उनको गतिशीलता या फिर उनको परिपक्वता या उनको मैच्योरिटी कहाँ मिलेगी सर? अधिवृषण के अंदर मिलेगी। शुक्राणु परिपक्व या निषेचन योग्य कहाँ होंगे सर? अधिवृषण में होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द फंक्शंस ऑफ एपिडिडाइमिस, है ना। शुक्राणु मैच्योर होना, मोटाइल होना, जनन समय होना, और शुक्राणु का अस्थायी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कंजर्व करने का काम है, वो कौन करता है? अधिवृषण करता है। अधिवृषण से फिर शुक्राणु जाएंगे सर शुक्रवाहक में। अब शुक्रवाहक क्या करता है सर? शुक्रवाहक है वो शुक्राणुओं को ले जाता है, और शुक्रवाहक ऐसे नलिकाकार भाग है, वो हमारा जो मूत्राशय होता है ना, उस मूत्राशय के ऊपर जाकर एक लूप बनाता है, मूत्राशय के ऊपर से निकलकर और आगे गति करता है। और वो करता क्या है सर? शुक्राणुओं को आगे ले जाएगा शुक्राशय में। कहाँ ले जाएगा? शुक्राशय में। शुक्राशय क्या है? देखो शुक्राशय एक ग्रंथि है। इस डायग्राम को देखना वापस, ये शुक्रवाहक है। शुक्रवाहक आगे से लंबा नलिकाकार भाग होता है, जो यहाँ पर हमारा एक मतलब ये मूत्राशय मैंने यहाँ बनाया है, रियल में ये मूत्राशय यहाँ होता है। इस मूत्राशय के चारों तरफ घूमकर आगे शुक्राणुओं को लेकर आएगा शुक्राशय में। कहाँ लेकर आएगा? शुक्राशय में। अब देखो शुक्राणु इतने टाइम से अकेले आ रहे थे, अब शुक्राणु को शरीर से बाहर आना है, तो भाई बाहर आने के लिए कुछ माध्यम चाहिए। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आपको कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए। बस स्टैंड आ गए आप, अब बस स्टैंड से आपको या तो आपकी बस चाहिए, या रेलवे स्टेशन आ गए तो ट्रेन चाहिए, एयरपोर्ट पे आ गए तो फ्लाइट चाहिए। तो अब शुक्राणु भी बाहर जाना चाहते हैं, अपने घर से आगे रास्ता काट के, और मैच्योर भी होकर आ गए अधिवृषण में। अब इनको निकलना है बाहर, तो बाहर निकलने के लिए इसको मीडियम चाहिए। व्हाट इज ए मीडियम? मीडियम जो बनाएगा वो बनाएगा सहायक ग्रंथियां। कौन बनाएगी? सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां कौन कौन है सर? सहायक ग्रंथियों में है शुक्राशय, शुक्राशय के बाद में एक ग्रंथि है प्रोस्टेट,
और एक कंदमूत्र ग्रंथि। 3 ग्रंथियां होती है नर में। इन ग्रंथियों द्वारा एक श्वेत गाढ़े रंग का पदार्थ बनाया जाता है। इस पदार्थ को बोलते हैं शुक्रीय प्लाज्मा या शुक्र प्लाज्मा। ठीक है, ये जो शुक्र प्लाज्मा है, इसके साथ में जब शुक्राणु मिल जाएंगे, शुक्रीय प्लाज्मा के साथ में जब शुक्राणु मिल जाएंगे, तब इसका नाम हो जाएगा सर वीर्य। क्या हो जाएगा? वीर्य। सेमिनल प्लाज्मा के साथ में जब स्पर्म मिल जाते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं सीमेन, या फिर हिंदी में बोलते हैं वीर्य। वही जो गाढ़े श्वेत रंग का पदार्थ है जिसमें शुक्राणु है, जो माध्यम का काम कर रहा है, वो आगे चलकर आएगा इस मूत्र नलिका में। कहां आएगा सर? मूत्र नलिका में। और ये जो मूत्र नलिका के अंदर प्रवेश करने के लिए जो नलिका आएगी, उस नलिका को बोलेंगे स्खलन नलिका। क्या बोलेंगे? स्खलन नलिका, जिसके अंदर से वीर्य आ रहा है। और स्खलन नलिका आगे आएगी किसमें? मूत्र मार्ग में। और इधर मूत्राशय से मूत्र भी आएगा मूत्र वाहिनी के द्वारा, वो भी इस मार्ग में आएगा। अर्थात नर में मूत्र का विसर्जन और वीर्य का विसर्जन दोनों एक ही मार्ग द्वारा हो रहा है, इसीलिए इस मार्ग को मूत्र जनन मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये नर के अंदर कॉमन पाथ होता है कि इसी मार्ग से होकर शुक्राणु जाएंगे या वीर्य जाएगा, और इसी मार्ग से होकर मूत्र का विसर्जन होगा। ये फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग छिद्र होते हैं। फीमेल में दोनों अलग अलग नलिकाएं होती है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है। मेल में कॉमन पाथ होता है, उसी से होकर मूत्र का विसर्जन होता है, और उसी से होकर किसका विसर्जन होगा सर? वीर्य का विसर्जन होगा। वीर्य आएगा स्खलन नलिका से और मूत्र नलिका से आएगा मूत्र, और दोनों आकर एक नलिका में या मूत्र मार्ग में मिलेंगे, इसलिए मूत्र मार्ग का नाम हो गया मूत्र जनन मार्ग। अंडरस्टैंड? और उसके बाद में फिर ये सीसन के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए, अब अपन को देखना है यहाँ पर शुक्रवाग ने क्या किया। दोनों ओर के शुक्रवाग है, शुक्रवाग दोनों साइड से आएंगे क्योंकि 2 वर्षण है आपके पास में। और शुक्राशय, शुक्राशय ग्रंथि अभी बताया था मैंने, ये मिलकर बनाएंगे सर स्खलन वाहिनी। अभी बताया था मैंने, स्खलन वाहिनी से वीर्य आएगा, और मूत्र वाहिनी से मिलने के स्थान पर एक ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये कपाट का काम करती है। अभी बताएंगे प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। स्खलन नलिका और मूत्र नलिकाएं मिलकर क्या बनाती है सर? मूत्र जनन नलिका बनाती है। मैंने बताया था नर में एक ही पथ द्वारा मूत्र और वीर्य का विसर्जन होता है। मूत्र जनन नलिका मूत्र जनन पथ मार्ग में खुलती है, अर्थात नर में वीर्य तथा मूत्र का विसर्जन एक उभयनिष्ठ मार्ग द्वारा होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मूत्र जनन मार्ग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मूत्र जनन मार्ग है, वो एक छिद्र के रूप में अब शरीर से बाहर खुलेगा। इस छिद्र को अपन बोलते हैं सर मूत्राशय मुख या फिर यूरिथ्रल मीटस। जहां से मूत्र का विसर्जन होता है नर में, उस बाहर वाले छिद्र से, उसी से शुक्राणु का विसर्जन होगा, जिसको अपन मूत्राशय मुख या फिर यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। ठीक है, तो बताओ शुक्राणु कहां से निकला और कहां तक गया? ये आपसे शुक्राणु का पथ पूछ सकता है। देखो, सबसे पहले वर्षण है, वर्षण के शुक्रजनक नलिकाओं ने शुक्राणु बनाए, और वहां से फिर वर्षण जालिका और शुक्रवाहिका से होता हुआ किसमें पहुंचा? अधिवर्षण में। यहाँ इसका परिपक्वन हुआ। फिर शुक्रवाक है, शुक्रवाक किसमें लेके गया? स्खलन नलिका में। या फिर ग्रंथियां थी बीच में, उन ग्रंथियों की सहायता से स्खलन नलिका बनी, और फिर मूत्र जनन मार्ग या मूत्र जनन नलिका बनी, और फिर मूत्राशय मुख जिसको यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं, उसकी सहायता से शरीर से बाहर निकला। तो ये पथ का सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है कि नर में शुक्राणु का पथ बताइए, तो ये पथ है। तो इन नलिकाओं ने क्या किया? सभी नलिकाओं ने मिलकर, अधिवर्षण था पहले, देखो वर्षण बालिका, शुक्रवाहिका, अधिवर्षण और शुक्रवाग, ये 4 नलिकाएं थी। इनमें शुक्राणु का क्या हो रहा है? शुक्राणु को पथ मिल रहा है आगे जाने के लिए, और अधिवर्षण में शुक्राणु का क्या हो रहा है? परिपक्वन हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? ये शुक्राणु का पथ आपको याद रखना है। आगे देखो, ग्रंथियां मैंने बताई थी कि नर में कितनी ग्रंथियां होती है सर? 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं। शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, जिसको अपन कंदमूत्र ग्रंथि या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो आपको तीनों ग्रंथियों के नाम आने चाहिए। अब आपसे कॉमन सवाल क्या बनता है कि निम्न में से कौन सी नर की सहायक ग्रंथि है वो एकल है? देखो, शुक्राशय भी जोड़े में पाई जाती है, और कंदमूत्र और काउपर्स भी किसमें पाई जाती है? जोड़े में पाई जाती है। एकमात्र ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि ऐसी होती है जो अकेली होती है, ये एकल होती है। ये दिखने में 2 दिखेगी डायग्राम में, लेकिन ये देखो ऐसे होती है। ये एक ग्रंथि है, मैंने इसके बीच में ऐसे ऐसे लाइन लगा दी। तो बताओ, इधर और इधर आपको हाफ हाफ दिखाई दे रही है, तो अपन आगे से देखने पर लगेगा कि ये 2 है, लेकिन रियल में प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी होती है? 1। इसी ग्रंथि पर मूत्रवाहिनी और स्खलन वाहिनी आकर मिलती है, अर्थात ये उभयनिष्ठ बिंदु का या कपाट का कार्य करता है। समझ रहे हो बात को? इन ग्रंथियों के काम क्या है सर? इन ग्रंथियों का काम है, इन ग्रंथियों से क्या बनता है? शुक्रीय प्लाज्मा। क्या बनता है? शुक्रीय प्लाज्मा। इस शुक्रीय प्लाज्मा में गाढ़े श्वेत रंग का एक चिपचिपा द्रव होता है, जो शुक्राणु को गति के लिए क्या प्रदान करता है? माध्यम प्रदान करता है। वो मैंने आपको अभी बताया था कि जो ये ग्रंथियां हैं वो क्या करती है। इसमें से शुक्राशय ग्रंथि है, वो शुक्रीय प्लाज्मा का लगभग 70% भाग बना देती है, और बाकी बचा हुआ भाग है वो कौन बनाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि क्या करती है सर? काउपर्स ग्रंथि जब नर है वो कोपुलेशन करता है, संभोग क्रिया करता है, या फिजिकली इंटरमीडिएट होता है किसके साथ? मादा के साथ। तो उस दौरान संभोग क्रिया को सुगम बनाने के लिए कंदमूत्र ग्रंथि द्वारा एक विशेष प्रकार के
रसायन का स्त्रावण होता है ताकि स्नेहन के दौरान लुब्रिकेशन मिले, चिकनाहट मिले, या मतलब ड्यूरिंग क्या बोलते हैं उसको कोपुलेशन, उस दौरान है वो सुगमता से जो शिशन है वो वीर्य सेचन कर सके, इसके लिए चिकने पदार्थ का स्त्रावण है वो कौन करती है सर? कंदमूत्र या काउपर्स ग्रंथि करती है। और ये उदासीनता बनाए रखती है, ये ध्यान रखना। उदासीनता क्यों बनाए रखना जरूरी है? क्योंकि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो निषेचन होता है, निषेचन हमेशा उदासीन माध्यम में ही होगा, उदासीन माध्यम में ही होगा। अगर अम्लीय और क्षारीय माध्यम है तो निषेचन नहीं होगा, तो उदासीनता बनाए रखने का काम भी ये करती है। तो ये वीर्य बन गया। जब वीर्य में अब जो शुक्रिय प्लाज्मा है ना, शुक्रिय प्लाज्मा जो शुक्राशय और प्रोस्टेट ने बनाया, ये एक विशेष प्रकार का मतलब हेल्दी माध्यम है, या मैं बोल सकता हूँ पदार्थ है, जिसके अंदर शर्करा पाई जाती है। याद रखना, वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है? वीर्य में शर्करा पाई जाती है सर फ्रक्टोज शर्करा, जिसको जो फलों में शर्करा पाई जाती है वही शर्करा वीर्य में पाई जाती है। और ये शर्करा करती क्या है सर? ये शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है, अर्थात वीर्य के ईंधन के रूप का कार्य करती है। और एक उसके अंदर एंजाइम भी पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है सिट्रेट एंजाइम। याद रखना, ये शर्करा का सवाल काफी बनता है। वीर्य में पाई जाने वाली या शुक्रिय प्लाज्मा में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताओ सर? फ्रक्टोज शर्करा। एंजाइम का नाम बताओ? सिट्रेट एंजाइम। तत्व या आयन कौन सा पाया जाता है सर? कैल्शियम आयन पाया जाता है। प्रोटीन का नाम होता है सर प्रोस्टाग्लैंडिस। ये प्रोस्टाग्लैंडिस वीर्य को गाढ़ा बनाने का काम करता है। अंडरस्टैंड? प्रोस्टाग्लैंडिस है वो वीर्य को क्या बनाएगा? गाढ़ा बनाने का कार्य करता है। याद रखना इस चीज को। उसके बाद में शुक्रिय प्लाज्मा में जब शुक्राणु मिल जाएंगे, शुक्रिय प्लाज्मा बनाया किसने? शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि ने। तो ये शुक्राणु को जब अपने साथ में मिला लेंगे तो जो संरचना बनेगी या जो पदार्थ बनेगा, उस पदार्थ का नाम होगा सर वीर्य, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सीमेन। अभी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करके बताई थी। और बल्बोयूरिथ्रल या काउपर्स ग्रंथि है वो उसका स्त्राव संभोग के दौरान शीर्ष में स्नेहन, स्नेहन का मतलब होता है चिकनाहट पैदा करने का काम करता है, ताकि मूत्र जनन मार्ग की ओर क्या बनाए रखता है? उदासीनता को बनाए रखता है। ये आपने देखी नर की सहायक ग्रंथियां। अब लास्ट नर का जो पोर्शन है वो है सर बाह्य जननेंद्री। बाह्य जननेंद्री नर में होती है, वो होता है शीशन। बाह्य जननांग नर का शीशन कहलाता है। ये शरीर के बाहर पाया जाने वाला एक पेशीय अंग है, जिसके अंदर बोन नहीं पाई जाती है। शीशन डोंट हैव बोन। शीशन के अंदर पाए जाते हैं सर कुछ विशेष प्रकार के उत्तक, कुछ विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। इन उत्तक को बोलते हैं अपन स्पॉन्जिन उत्तक। इन स्पॉन्जिन उत्तकों में रक्त कोटर होते हैं। जब नर में सेक्स डिजायर उत्पन्न होती है, नर में जब संभोग की इच्छा उत्पन्न होती है, उस दौरान इन रक्त कोटरों में ब्लड बढ़ जाता है, जिससे शीशन का आकार है वो बढ़ जाता है, अर्थात इरेक्टाइल हो जाता है, उत्थान आ जाता है उसके अंदर। और शीशन के अंदर इरेक्टाइल आना ये वीर्य सेचन को सुगम बनाता है, क्योंकि शीशन का जब साइज इंक्रीज होता है तभी वो शीशन इजीली मादा के शरीर में वीर्य सेचन कर सकता है। अर्थात जो शीशन है उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम यह है वीर्य सेचन करना, फीमेल बॉडी के अंदर शुक्राणुओं को पहुंचाना। आई बात समझ में? और शीशन है, शीशन की अगर संरचना की बात करें तो देखो बेलनाकार भाग होता है। इस बेलनाकार भाग में आगे का जो मुंह है शीशन का वो फूला हुआ रहता है। आगे का फूला हुआ मुंह है उसको शीशन मुंड या फिर ग्लांस पेनिस कहते हैं। और शीशन मुंड के ऊपर एक ढीली त्वचा होती है, ढीली त्वचा द्वारा यह आवृत होता है। इस ढीली त्वचा को अग्रछद या फिर क्या बोलते हैं अपन? फोर स्किन के नाम से जानते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और शीशन में जो बाहर खुलने का स्थान है वो मैंने आपको बताया था अभी, उसको मूत्र मार्ग क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग या यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं। इसी शीशन से होकर ये मूत्र जनन नलिका निकलती है, इसी से होकर मूत्र निकलेगा और इसी से होकर शुक्राणु बाहर निकलेंगे। ये नर जनन तंत्र आपका यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। शीशन का कार्य अभी बताया था मैंने, संभोग क्रिया के द्वारा मादा शरीर में शुक्राणुओं का क्या करना? स्थानांतरण करना। और ये हमारा नर जनन तंत्र अपने कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और सारे नोट्स के आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, ताकि आपको ये पूरे नोट्स की पीडीएफ मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप इसी नाम से, मेवाड़ डिजिटल के नाम से। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मादा जनन तंत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।